इस टॉपिक में हम एसआर लैच विथ नैंड गेट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट बनाते हैं लॉजिक सर्किट। यहाँ क्यू एन रहता है, यहाँ क्यू एन बार रहता है, यहाँ एस, यहाँ आर रहता है। ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। यहाँ क्यू एन है, यहाँ क्यू एन बार है। यदि ये दोनों की वैल्यू अगर सेम हो जाती है तो वो कंडीशन इनवैलिड हो जाती है। अभी देखते हैं। ट्रुथ टेबल। जब एस और आर की वैल्यू इनपुट में 0 0 देते हैं तो क्यू एन और क्यू एन बार की वैल्यू जो है दोनों की 1 हो जाती है, जबकि क्यू एन और क्यू एन बार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। इसलिए जो है ये वाली जो इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए जो आउटपुट आता है वो इनवैलिड हो जाता है, इसलिए यहाँ इनवैलिड लिख दिया गया है और क्यू एन बराबर क्यू एन बार बराबर 1 लिया गया है। जब s की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1 दिया जाता है तो हमेशा क्यू एन 1 प्राप्त होता है। जब s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 0 दिया जाता है तो क्यू एन 0 प्राप्त होता है। जब s और r की वैल्यू 1 1 होता है तब जो आउटपुट है, जो नया आउटपुट है पिछले आउटपुट के बराबर होता है। जब इनपुट 1 1 होता है तब प्रीवियस होता है। अगर पिछला वैल्यू क्यू एन बराबर 0 रहा होगा तो क्यू एन बार जो है 1 होगा। यदि पिछला वैल्यू अगर 1 रहा होगा क्यू एन की तो क्यू एन बार जो है 0 होगा। जब एस और आर की वैल्यू 1 1 हो जाता है तो आउटपुट जो है पिछले वैल्यू के बराबर ही होता है। अब ये ट्रुथ टेबल आया कैसे, ये हम अभ्यास करके देखते हैं। और इसके पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि ये वाला जो लॉजिक सर्किट है और ये वाला ट्रुथ टेबल है, इसको अच्छी तरीक़े से याद कर लें। अब ये ट्रुथ टेबल आया कैसे, ये हम आगे देखते हैं। जब s की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1 होता है तब आउटपुट इनवैलिड प्राप्त होता है। इसको करने से पहले हमें जो है नैंड गेट का एक ट्रुथ टेबल बना लेते हैं।
तो 0 0 रहता है, तो यहाँ 1 रहता है, 0 1, यहाँ 1 1 0, यहाँ 1 1 1 0। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं, इनमें कम से कम एक 0 है। जब NAND गेट का एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट हम 1 लिख देते हैं, और जब NAND गेट के सभी इनपुट 1 होते हैं तभी आउटपुट 0 होता है। इस लाइन को अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि अगर NAND गेट का एक भी इनपुट 0 हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कम से कम एक इनपुट है जो 0 है, तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। आउटपुट 0 तभी प्राप्त होता है जब सभी इनपुट 1 होते हैं। इसको एक दूसरे तरीके से इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि अगर NAND गेट का एक इनपुट 0 है, बाकी दो इनपुटों के बारे में पता नहीं है, तो हम y बराबर आउटपुट 1 लिख सकते हैं। और दूसरी कंडीशन, अगर NAND गेट के एक इनपुट 1 है और बाकी इनपुटों के बारे में पता नहीं है, तो हम y बराबर तब तक नहीं लिख सकते जब तक सभी इनपुटों के बारे में पता ना हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर NAND गेट के एक इनपुट में अगर 1 दिया हो तो सारे इनपुटों को चेक करो कि बाकी इनपुटों में क्या है इनपुट, सारे इनपुटों को चेक करो तभी आउटपुट निकालो, अदरवाइज आउटपुट मत निकालो। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि NAND गेट के एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 लिख देते हैं, भले बाकी इनपुटों के बारे में जानकारी ना हो। अगर NAND गेट के एक इनपुट 1 है तो बाकी सभी इनपुटों को चेक करो। हम डायरेक्टली एक इनपुट को देख के आउटपुट हम नहीं निकाल सकते। तो इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। जब S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 0 करते हैं तो QN की वैल्यू को चेक करते हैं। S की वैल्यू को 0 किए, R की वैल्यू को 0 किए, तो हम यहाँ ट्रुथ टेबल में देखते हैं कि NAND गेट का एक भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट 1 लिखते हैं। जैसे यहाँ देखो, NANड गेट का एक भी इनपुट अगर 0 हुआ, बाकी के बारे में पता नहीं है तो आउटपुट 1 लिख देते हैं। जैसे NANड गेट के ये इनपुट 0 है, ये इनपुट 0 है, तो आउटपुट हम डायरेक्टली QN की वैल्यू 1 और QN बार की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखना QN और QN बार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने के बजाय सेम है, इसलिए इसको जो है इनवैलिड लिख दिया गया है। जब S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 0 रहती है तो QN की वैल्यू जो रहता है इनवैलिड रहता है, क्योंकि QN और QN बार दोनों जो है सेम हो जाते हैं 1 के बराबर। अब दूसरा इनपुट देखते हैं S0 और R1 के लिए। S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 1, यहाँ QN है और यहाँ QN बार है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं हर बार रिपीट करता हूँ कि अगर NAND गेट का एक भी इनपुट अगर 0 हुआ तो आउटपुट 1 हो जाता है, तो इसका आउटपुट हम निकाल सकते हैं। और यहाँ 1 है तो इसके लिए ये वाले इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी, ये वाले इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ का आउटपुट पता नहीं है, तो इसलिए इसको हम सबसे पहले सॉल्व नहीं करते, सबसे पहले ये 0 वाले से सॉल्व करते हैं। प्रोसेस को समझने के लिए उस NAND गेट का आउटपुट सबसे पहले निकालते हैं जिसका इनपुट 0 होता है। ठीक है, तो ये एक इनपुट 0 है तो 0 का यहाँ आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये वाला 1 जो है यहाँ आएगा तो 1 और 1 यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसमें S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 1 देने पर आउटपुट 1 प्राप्त होता है। इधर देखो ट्रुथ टेबल में S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 1 है तो आउटपुट 1 प्राप्त हुआ। इसको हम एक और तरीके से देखते हैं।
क्योंकि हमारा जो लैच है 1 बिट स्टोर करके रखता है। अगर मान लो कि यहाँ पुरानी वैल्यू 0 रही हो और यहाँ पुरानी वैल्यू 1 रही हो, अगर हम इनपुट में यहाँ 0 देते हैं, यहाँ 1 देते हैं, तब देखते हैं कि आउटपुट क्या होता है। सेम इनपुट कंडीशन है, सेम इनपुट कंडीशन है। यहाँ मैंने पिछला वैल्यू नहीं लिया था, यहाँ मैं पिछला वैल्यू मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पिछला वैल्यू 0 है, यहाँ पिछला वैल्यू 1 है। तो एक चीज़ देखना, अगर मैं इस 0 में को दबा देता हूँ, तो जब तक ये 0 यहाँ है तब तक ये 1 यहाँ है, क्योंकि ये 0 यहाँ आ जाएगा तो एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 1 होता है। तो वैल्यू चेंज तब होगी आउटपुट की जब ये 0 ही रिप्लेस हो जाएगा। तो देखना, जब 0 यहाँ इनपुट देते हैं, यहाँ 0 यहाँ 1, तो ये 0 जो है इस 0 को रिप्लेस करके यहाँ 1 कर देता है, क्योंकि नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। ठीक है, और ये 1 यहाँ आता है, ये वाला 1 यहाँ आता है, तो 1 1 ये 0 कर देता है, और ये 0 यहाँ जाएगा तो ये 0 0 का 1 ही रहेगा। तो पिछला जो आउटपुट था 0 और 1, उसको रिप्लेस करके जो है ये जो इनपुट 0 1 जो है यहाँ 1 0 कर देता है। इसमें जो मेन रोल रहता है इस 0 का रहता है, ये 0 जो है इस वाले 0 को रिप्लेस करके 1 कर देता है, और ये 1 जब यहाँ आता है तो 1 1 जब नैंड गेट के इनपुट में रहता है तब 1 1 का 0 हो जाता है। यहाँ देखिए, जब नैंड गेट के दोनों इनपुट में 1 1 हो जाएगा तो आउटपुट 0 हो जाता है। तीसरा देखते हैं। अब हम S की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 0 करते हैं। यहाँ नैंड गेट का एक सिंबल बना लेते हैं, A B Y बराबर A डॉट B का होल बार। तो टेबल बना लेते हैं, A B Y बराबर A डॉट B का होल बार 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नैंड गेट के एक भी इनपुट 0 रहता है तो आउटपुट 1 होता है। नैंड गेट का आउटपुट 0 तभी होता है जब सभी इनपुट 1 होती हैं। इसको एक दूसरे तरीके से इस तरीके से भी समझ लेते हैं कि अगर नैंड गेट का एक भी इनपुट अगर 0 हुआ और बाकी इनपुटों के बारे में पता नहीं है तो आउटपुट हम 1 लिख देते हैं। अगर नैंड गेट के एक इनपुट 1 हुआ, बाकी इनपुटों के बारे में अगर पता नहीं है तो आउटपुट हम नहीं लिख सकते जब तक कि सभी इनपुटों के बारे में पता नहीं कर लेते। यहाँ हम S की वैल्यू 1 लेंगे और R की वैल्यू 0 लेते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि लैच या फ्लिप फ्लॉप नैंड गेट से बना हो तो उस नैंड गेट से ऑपरेशन की शुरुआत करते हैं जहाँ इनपुट 0 हो। तो नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट क्या होता है, 1 होता है, और ये 1 1 दो इनपुट हैं तो आउटपुट ये 0 प्राप्त होगा।
तो यहाँ देखते हैं कि जब s की वैल्यू 1 r की वैल्यू 0 तो आउटपुट 0 प्राप्त हुआ। इस चीज़ को एक और अलग कंडीशन से करके देखते हैं। अगर मान लो कि पिछला वैल्यू यहाँ 1 रहा हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ 0 रहेगा। अगर यहाँ हम 1 मानते हैं, यहाँ 0 मानते हैं, इस 0 को मैं छुपा लेता हूँ। जब तक इसका आउटपुट ये 0 रहेगा तब तक यहाँ 1 रहेगा। ये वैल्यू यहाँ आउटपुट की वैल्यू तभी चेंज होंगी जब ये 0 रिप्लेस हो जाएगा। तो ये देखना, नैंड गेट का एक भी इनपुट अगर 0 रहता है तो आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। तो ये 0 क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। ये 1 यहाँ आज आ गया तो 1 1 का 0 हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू अगर 0 रहता है तो हमेशा आउटपुट 0 प्राप्त होता है Qn। अब हम s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 1 लेते हैं। अगर मान लो कि यहाँ 0 है पिछला वैल्यू और यहाँ 1 है पिछला वैल्यू, अगर s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ये 0 यहाँ आएगा और 0 और 1, नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट क्या होता है, 1। ये नया 1 यहाँ आएगा तो 1 1 अगर इनपुट रहता है तो नैंड गेट का आउटपुट होता है 0। तो जब s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 1 रहती है तो नया जो आउटपुट होता है वो पिछले आउटपुट के बराबर होता है। अब हम आउटपुट की वैल्यूओं को चेंज करके देखते हैं क्या होता है। अगर मान लो कि पिछला वैल्यू अगर यहाँ 1 रहा होगा तो यहाँ उसका कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा। अगर s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 1 हो गई तो ये 0 यहाँ चला जाएगा तो 0 और 1 का आउटपुट यहाँ 1 आएगा, क्योंकि नैंड गेट का एक इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 1 आता है। ये 1 यहाँ आएगा, 1 1 आउटपुट 0 आएगा। नैंड गेट का आउटपुट 0 तभी होता है जब सभी इनपुट 1 होती हैं। तो s और r की वैल्यू 1 होने पर जो आउटपुट होता है प्रीवियस के बराबर होता है, मतलब नया आउटपुट जो है पिछले वैल्यू के बराबर होता है। तो एक बार हम इस ट्रुथ टेबल को अच्छी तरीके से फिर से देख लेते हैं कि s की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 0 रहता है तो Qn और Qn बार की वैल्यू 1 होती है, भले पिछला वैल्यू कुछ भी रहे। जब s की वैल्यू 0 r की वैल्यू 1 रहता है तो हमेशा Qn की वैल्यू 1 रहती है, भले पिछला वैल्यू कुछ भी रहे। जब s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 0 रहता है तो आउटपुट Qn 0 प्राप्त होता है, भले पिछला वैल्यू कुछ भी रहे। जब s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 1 रहता है तब जो नया आउटपुट है पिछले आउटपुट के बराबर ही प्राप्त होता है। अगर पिछला वैल्यू Qn बराबर 0 और Qn बार बराबर 1 रहा होगा तो नया वैल्यू भी Qn बराबर 0 और Qn बार बराबर 1 प्राप्त होगा। अगर पिछला वैल्यू Qn बराबर 1 और Qn बार बराबर 0 रहेगा तब भी नया वैल्यू
के वैन बराबर 1 और के वैन बार बराबर 0 प्राप्त होगा। थैंक यू।